रवि को लगा कि बस एक पुराने कमरे का ताला ही खोला जा रहा है। उसे क्या पता था कि चाबी की घूमती हर आवाज के साथ उसके पिताजी के पुराने जख्म हरे हो रहे थे। जब कमरे का ताला खोला जा रहा था तो रवि की माँ की नजरें अपने पति पर थी। जिस इंसान को उन्होंने शादी के इतने सालों में मुश्किल से मुस्कुराते देखा है, उस इंसान की आंखों में आज उन्हें आंसू दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। उन्हें पता था उनके पति को इस चीज से तकलीफ होगी, लेकिन वो फैसला कर चुकी हैं। अब ये कमरा उनके बेटे को दिया जाएगा। 20 सालों तक इस कमरे को बंद रखा गया है। 20 सालों तक उनके पति ने शोक मना लिया, लेकिन अब ये कमरा फिर से किसी इंसान की मौजूदगी को महसूस करेगा। जैसे ही कमरा खोला गया तो सबसे पहले रवि के पिताजी बोले, लो, जो तुम चाहती थी वो हो गया। अब तो तुम्हें शांति मिल गई होगी। रवि के पिता से और सहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रवि की माँ ने मुंह बनाया और बोली, पता नहीं कब तक एक ही बात को लेकर बैठे रहेंगे। सुन रवि, एक काम कर, कल मजदूरों को लेकर आओ। इस कमरे की साफ सफाई करवानी है। बाकी घर का काम तो हो गया है, बस इसी कमरे को रंगना बाकी है। रवि ने कहा, माँ, आपके कहने पर मैंने ये कमरा खोल तो दिया, लेकिन मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आप इस बात पर क्यों अड़ी हैं कि मुझे शादी के बाद इसी कमरे में रहना पड़ेगा। इस घर में और कमरे भी तो हैं। रवि की माँ ने बड़ी बड़ी आंखें की और कहा, जितना मैं कह रही हूँ उतना कर। और बोल तो ऐसे रहा है जैसे हमारी कोई बहुत बड़ी कोठी है जिसमें कम से कम 50-60 कमरे होंगे। मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। ये कमरा बड़ा है, हवादार है, अच्छी रोशनी आती है। शादी के बाद तो अपनी दुल्हन को लेकर यहाँ रह पाएगा। मैं तेरा भला देख रही हूँ और तू मुझे ही बातें सुना रहा है। रवि को समझ में आया कि इस बहस का कोई फायदा नहीं है। ये बहस उसके पिताजी उसकी माँ से कर चुके हैं, तब भी वो नहीं मानी थी। जब वो अपने पति की बात नहीं मान रही तो उसकी बात क्या वो खाक मानेंगी? इसीलिए रवि ने उस बारे में और कुछ नहीं कहा। एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं कल मजदूरों को लेकर आ जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि कमरे की साफ सफाई कर दे। हाँ हाँ, उनको जल्दी आने को बोलना और कहना कि काम जल्दी खत्म करें। इसके बाद भी बहुत सारा काम है। क्या तेरी शादी तक बस घर में पुताई होती रहेगी? रवि की शादी तक उसके घर में पुताई होती रहेगी या नहीं, ये तो उसे नहीं पता, लेकिन उसे एक बात समझ में आ रही है कि इस कमरे को खुलवाने को लेकर उसके घर में हंगामा जरूर होने वाला है। और रवि, कैसे हो तुम? घर में सब कैसे हैं? रवि अपना एक जरूरी काम खत्म करके लाल चौक से लौट रहा था। तभी भास्कर ने उससे ये सवाल पूछा। भास्कर मुरारी काका की दुकान में बैठा हुआ था। रवि ने मुस्कुराकर भास्कर से कहा, मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए, आप कैसे हैं और दफ्तर में काम कैसे चल रहा है? बस बढ़िया, तुम बताओ, तुम्हारी शादी तो काफी नजदीक है, तैयारी कैसी चल रही है? शादी का जिक्र सुनकर रवि थोड़ा सा शर्मा गया। उसने कहा, बस भैया, चल रही है। आप तो जानते हैं, शादी के घर में 1000 काम होते हैं। भास्कर ने सहमति में सर हिलाया और फिर रवि से कहा, हमारे साथ बैठो, जरा चाय पियो, बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए। रवि को क्योंकि दूसरा कोई ज़रूरी काम था नहीं, इसलिए वो मान गया। वो लोग चाय पीने बैठ गए, इधर उधर की बातें करने लगे। बात करते करते रवि के मुंह से आखिरकार उस कमरे का जिक्र हो ही गया। वही कमरा जो पिछले 20 सालों से बंद था। उस कमरे की बात शिवगंज में सब जानते थे। वो रवि के परिवार का एक ऐसा सच था जो पता तो सबको था, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता था।
इसीलिए जब आज मुरारी काका के पीसीओ पर उस कमरे की बात छेड़ी गई तो पहले वो थोड़ा सा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो देखना चाहते थे कि रवि अपनी बात को कहाँ तक लेकर जाता है। जब बात करते करते उसने आखिरकार इस बात का जिक्र किया कि उसकी माँ चाहती है कि शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर उस कमरे में रहे, तो ये बात सुनकर कुछ लम्हों के लिए मुरारी काका का चेहरा बदल गया। भास्कर ने देखा कि उनके चेहरे पर कुछ देर के लिए मानो दर्द दिखा और फिर वो दर्द गायब हो गया। भास्कर बहुत गौर से मुरारी काका को देख रहा था। जब से रवि की बुआ का जिक्र हुआ था तभी से मुरारी काका के हाव भाव काफी बदले हुए थे, लेकिन रवि के सामने इस बारे में भास्कर ने कुछ नहीं कहा। रवि ने थोड़ी देर और मुरारी काका और भास्कर से बात की और फिर वो वहां से निकल गया। बहुत रात हो चुकी थी। रवि थका हुआ भी था। उसने सोच रखा था घर जाकर खाना खाकर वो आराम करने चला जाएगा, लेकिन जैसे ही रवि ने घर में कदम रखा तो उसने सुना उसकी माँ कह रही हैं, आखिर कब तक आप एक ही बात को लेकर बैठे रहेंगे? हाँ, था वो आपकी बहन का कमरा। पिछले 20 सालों में आपकी बहन इस घर में आई है? अरे इस घर में आना तो छोड़िए, क्या उसने आपसे फोन पर बात की? आपको कोई तार या चिट्ठी भेजी? नहीं ना। तो फिर उस बहन का कमरा आप इस तरह से बंद करके क्यों रखना चाहते हैं? क्या लगता है आपको, अगर आप उस कमरे को बंद करके रखेंगे तो आप अपनी बहन की यादों को संजो कर रख सकते हैं? और किस बहन की याद को संजो कर रखने की बात कर रहे हैं? उस बहन की जिसने आपके खानदान के चेहरे पर कालिक। रवि की माँ अपनी बात खत्म नहीं कर पाई। उससे पहले ही रवि ने सुना उसके पिताजी चिल्लाकर बोले, बस, और एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। बहुत हो गया। देखो, मैं बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम वही करोगी। बहुत बोल लिया तुमने और मैंने बहुत सुन लिया। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। और हाँ, एक बात याद रखना, उस कमरे की मरम्मत में मैं एक पैसा नहीं दूंगा। तुमने अपनी मर्जी से वो कमरा खुलवाया है ना, और शादी भी तुम्हारी बेटी की होनी है, तो उसी से कहो अपने कमरे की मरम्मत के लिए वो खर्चा दे। वैसे भी घर बसाने जा रहा है ना वो, कम से कम जिम्मेदारी उठाना तो सीख ले। ये बोलकर वो तेज कदमों से कमरे के बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि रवि बाहर खड़ा हुआ है। ये देखकर उनकी आंखें न नम हुई न उनका गुस्सा कम हुआ। उन्होंने कहा, ओह, आ गए हो। वैसे सारा दिन आवारागर्दी करके घर आने का वक्त तो तुम्हें मिल ही गया होगा। जाओ, खाना खा लो और फिर आराम कर लेना। बस यही सब कुछ करने के लिए तो तुम घर में हो। ये बोलकर वो वहां से चले गए। रवि ने अपने पिता की बातों का बुरा नहीं माना। उसे पता था उसके पिता जब नाराज होते थे तो वो कुछ भी बोल देते थे, लेकिन उसे फिक्र किसी और बात की थी। रवि ये भी जानता था कि बिना किसी वजह के उसके पिता कभी नाराज नहीं होते थे। अगर वो नाराज होते थे तो इसका मतलब है कि उनके दिल पर चोट लगी है। रात को खाना खाने के बाद रवि अपने कमरे में गया तो वो अपने माता पिता के झगड़े के बारे में ही सोच रहा था। ये बात तो साफ थी कि उसकी बुआ के कमरे का खुलवाया जाना उसके पिता को पसंद नहीं आया। सच कहो तो रवि को भी समझ में नहीं आया था कि ये करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब रवि खुद एक दुविधा में था। अगर वो इस कमरे में ना रहने का फैसला करता तो उसकी माँ दुखी होती, अगर रहता तो उसके पिताजी को तकलीफ होती। रवि अपनी नई जिंदगी में कदम रखने जा रहा था। ऐसे में वो ना अपने माँ को दुख पहुंचाना चाहता था और ना ही वो अपने पिताजी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता था। रवि बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने अपनी बुआ के बारे में अपने पिता या अपनी माँ से सवाल पूछा
तो उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि एक कमरे को लेकर उन दोनों में इस तरह से झगड़े हों। रवि इस तनाव को दूर करना चाहता था, इस उलझन को सुलझाना चाहता था, और इसके लिए क्या करना था ये भी रवि बहुत अच्छे से जानता था। मैं जानता हूँ काका, वो सिर्फ एक कमरा नहीं है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है कई कड़वी यादें। 20 साल पहले उस कमरे को जब मेरे पिता ने खुद अपने हाथों से ताला लगाया था, तो उन्होंने यही सोचा था कि इन कड़वी यादों से वो छुटकारा पा लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो आज भी हर रोज़ बुआ जी को याद करते हैं। रोज़ की तरह तय वक्त पर मुरारी काका अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे कि तभी रवि उनसे मिलने आया। मुरारी काका थोड़े से हैरान ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने रवि को वापस नहीं भेजा, बल्कि मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। रवि को बेंच पे बिठाया तो रवि ने उन्हें सब कुछ बताया। बड़े गौर से मुरारी काका ने उसकी बातें सुनी। फिर वो कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। उन्हें चुपचाप देखकर रवि बोला, क्या हुआ काका, क्या आप भी मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझे तो लगा सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इस दुविधा से निकाल सकते हैं। मुरारी काका बोले, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा, क्या तुम कर पाओगे? कहिए, क्या करना है मुझे? आप जो कहेंगे मैं वादा करता हूँ वो करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखो, बात कमरे की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे पिता को एक ज़ख्म दिया था, ऐसा ज़ख्म जो अब तक भरा नहीं है, और जब तक ये ज़ख्म उनके अंदर रहेगा, उनके अंदर ये तकलीफ़ रहेगी। और अगर तुम उन्हें इस तकलीफ़ से निकालना चाहते हो तो इसका बस एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? तुम्हें अपनी बुआ जी को ढूंढ कर निकालना होगा और उन्हें घर लाना होगा। रवि मुरारी काका की ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक गया। उसने कहा, क्या? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अगर किसी को इस बात की भनक लग गई तो क्या होगा? और अगर बुआ जी शादी में आई तो? कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ था वो 20 साल पहले हुआ था। जो लोग उस वक्त इस बात के बारे में जानते थे, ज़्यादातर लोग आज जिंदा भी नहीं है, और अगर कोई जिंदा है भी तो उसका मुंह तब बंद हो जाएगा जब तुम्हारी बुआ जी तुम्हारी शादी में आएंगी। रवि मुरारी काका की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो चुपचाप बैठकर सोच रहा है ये देखकर मुरारी काका ने कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें किस बात का डर है। तुम्हें लगता है कि तुम पुराने घाव को रेत दोगे, लेकिन बुरा मत मानना बेटा, ये काम तुम्हारी माँ पहले ही कर चुकी हैं। उस कमरे का दरवाज़ा खुलवाकर उन्होंने तुम्हारे पिता के पुराने ज़ख्मों को कुरेद दिया है। इसी वजह से वो इतने तकलीफ़ और इतने दर्द में हैं। आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ काका तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इस कदम को उठाने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीच में 20 साल बीत चुके हैं। अच्छा बुरा वक्त इन दोनों ने देखा है, और मुझे सच में डर लगता है ये सोचकर कि 20 साल बाद अगर मेरे पिता और मेरी बुआ आमने सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। मुरारी काका रवि की दुविधा समझते थे। वो ये भी जानते थे कि रवि के लिए ये फैसला करना, और ख़ास करके अकेले ये फैसला करना, बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा, तुम सोच लो इस बारे में, सोच समझकर ठंडे दिमाग से फैसला लो। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर एक बार तुमने अपने बुआ और अपने पिता को मिलवाने का काम शुरू कर दिया तो फिर तुम पीछे नहीं हट पाओगे।
आप ठीक कह रहे हैं काका। मुझे जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता और उनकी बहन के बीच का रिश्ता ठीक करने जाऊं और मेरा उनके साथ रिश्ता जिंदगी भर के लिए खराब हो जाए। मुरारी काका के पीसीओ से जब रवि घर लौट रहा था तो एक बात का फैसला तो वो कर चुका था। इससे पहले कि वो कोई बड़ा कदम उठाए, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि उसकी बुआ आखिरकार इस वक्त किस हालत में है और कहाँ है। बल्कि रवि के दिल में एक ऐसा सवाल आ रहा था जिसे वो अपने जहन से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। सच तो ये है कि उसकी बुआ का पता तो दूर की बात है, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो अब जिंदा भी हैं या नहीं। इसीलिए रवि ने फैसला किया कि उसे सबसे पहले अपनी बुआ का पता ढूंढना होगा, जानना होगा वो किस हालत में है, आखिर उनकी जिंदगी अब कैसी चल रही है। उसे पता था कि सिर्फ ये जानने के बाद ही वो इस बात का फैसला कर सकता है कि आखिरकार वो अपनी बुआ को अपने और अपने परिवार की जिंदगी में वापस लाएगा भी या नहीं। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर जब रवि अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने बैठा था तो उसने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से कहा, माँ, बुआ के कमरे का जो काम होगा वो मैं देख लूँगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। रवि के पिताजी वहीं पर बैठे हुए थे। उनकी बीवी ने वैसे ही उन्हें ठेस पहुंचाई थी। अब वो किसी और को दूसरा मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए इस बार उनकी बीवी कुछ बोल पाए उससे पहले ही वो बोले, अकेले तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। वैसे भी शादी है तुम्हारी, तुम्हें और काम भी होंगे। रवि के पिताजी ने जिस तरह से ये बात कही उसे साफ समझ में आ रहा था कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। शायद उन्हें भी डर था कि रवि को कुछ ऐसा पता चल जाएगा जो उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसी दिन से मजदूर काम पे लग गए। सच कहो तो काम आसान नहीं था। वो कमरा लगभग 20 सालों से बंद पड़ा हुआ था। उस कमरे में साफ सफाई की बहुत ज़रूरत थी। पहला दिन तो सिर्फ कमरे से सामान निकालने में गया। रवि ने देखा कि उसके पिता बहुत ध्यान दे रहे थे। छोटी से छोटी चीज़ भी जब कमरे से बाहर निकाली जा रही थी तो उनका ध्यान इसी पर था कि कोई भी चीज़ खराब ना हो जाए। उनकी इस एक हरकत से रवि को एक बात का पता तो चल गया, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। तभी तो उनके मौजूद ना होने के बाद भी वो उनकी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। उसे फिर से मुरारी काका की सलाह याद आई, लेकिन अभी भी वो कोई कदम उठाने को तैयार नहीं था। उसे किसी भी तरह कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी बुआ का पता ढूंढना था। लेकिन मुश्किल ये था कि उसकी बाबूजी की मौजूदगी में ऐसा वो कर नहीं सकता था। अगले दिन जब बुआ के कमरे की साफ सफाई आखिरकार शुरू हुई तो रवि को अपने पिताजी का एक नया रूप देखने को मिला। वो सुबह सुबह बुआ जी के कमरे के पास पहुंच गए और जब मजदूर आए तो उनके काम पर वो नज़र रख रहे थे। बुआ जी के कमरे से निकली हुई छोटी से छोटी चीज़ भी बाबूजी के मंजूरी के बगैर वहाँ से हटाई नहीं जा सकती थी। रवि को बड़ी परेशानी हो गई। उसने सोचा था कि आज ही कमरा साफ करवाने के बहाने वो ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करेगा जिससे बुआ जी का पता या कम से कम उनके पते का अंदाज़ा मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रवि ने देखा कि सारा दिन उसके पिताजी वहीं पर रहे, यहाँ तक कि
जब नाश्ते के लिए भी रवि की माँ ने उन्हें बुलाया तो वो गए नहीं। आखिरकार दोपहर को जब मजदूर खाना खाने के लिए गए तो रवि के पिताजी भी दोपहर का खाना खाने के लिए घर के अंदर गए, लेकिन वो अकेले नहीं गए, साथ में वो रवि को लेकर गए। शाम को फिर से जितनी देर भी काम हुआ उतनी देर रवि के पिताजी वहीं पर रहे। उस दिन जब काम खत्म हुआ तो रवि के दिल में एक डर बैठ गया। अगर ऐसे ही उसके पिताजी उसके साथ रहे और कमरे की सफाई पर नजर रखते रहे तो वो कभी भी अपनी बुआ का पता नहीं ढूंढ पाएगा। उसका इरादा ये था कि जब कमरे की साफ सफाई होगी तो बहाने से वो बुआ की चीजों को टटोल कर देखेगा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे बुआ का पता चल सके। अगले दिन सुबह रवि फिर उठा। उसे पता नहीं था कि आज भी अगर उसके पिताजी ने काम पर नजर रखने का फैसला किया तो वो क्या करेगा, लेकिन आज ईश्वर उसके साथ थे। उसके पिताजी को अपने किसी ज़रूरी काम की वजह से जाना पड़ा था। उनको लौटते लौटते शाम होने वाली थी। और रही बात उसकी माँ की, तो वो पड़ोस में एक कीर्तन सुनने गई थी। यही मौका था। अगर रवि को अपनी बुआ का पता ढूंढना था तो वो उसे आज ही ढूंढना था। अंदर मजदूर बुआ के कमरे की साफ सफाई कर रहे थे और बाहर रवि उनके सामान को बहुत ध्यान से टटोल कर देख रहा था। अगर कुछ मिल जाए, एक चिट्ठी, एक तार या ऐसा कुछ जिससे बुआ के घर का पता ना सही लेकिन कम से कम अगर उस जगह का अंदाज़ा ही मिल जाए जहां बुआ का घर हो सकता है तो उतना भी रवि के लिए काफ़ी था। लेकिन लगभग सारा दिन ढूंढने के बाद भी रवि को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ भी उसे मिला वो बुआ के उस वक्त से जुड़ा हुआ था जब वो इस घर में रहा करती थी। रवि आखिरकार बहुत हताश हो गया कि उसकी सारी कोशिश बेकार चली जाएगी। अब उसके सर पे जैसे एक जुनून सवार हो गया था। जिस बुआ का उसने बचपन से सिर्फ जिक्र सुना था और मुश्किल से शायद एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर देखी थी, उस बुआ की जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है और वो आखिरकार कहाँ हो सकती हैं, ये जानना उसके लिए अब बहुत ज़रूरी हो गया था। बुआ जी का कमरा साफ किए लगभग 3 दिन हो गए हैं। रवि को अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे उसे ये पता चले कि उसकी बुआ जी कहाँ हो सकती हैं। बुआ जी का कमरा साफ करने के बाद उनका सारा सामान गोदाम में रखवा दिया गया है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। शादी करीब आ चुकी थी। रवि भी अपने किसी ज़रूरी काम से उस दिन बाहर जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी माँ उसके घर का एक पुराना संदूक खोलकर बैठी हुई हैं और अंदर से कुछ पुराने कपड़े निकाल रही हैं। रवि देखकर समझ गया कि उसके घर में जो बर्तन वाली आती हैं वो आज आई हुई है। ज़रूर उसकी माँ उसे ये कपड़े देकर और फिर वो कमरे के अंदर आया। उसे सुनाई दे रहा था कि उसकी माँ बर्तन वाली से मोल भाव कर रही थी। रवि झुककर संदूक का ढक्कन बंद करने ही जा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। कोने पर कुछ सफ़ेद कपड़े रखे हुए थे। उन सफ़ेद कपड़ों के थान के बीच में कागज़ों का बंडल था। नहीं, कागज़ों का नहीं। रवि ने थोड़ा और करीब जाकर देखा तो पाया कि वो पोस्ट कार्ड थे। रवि ने उनके बारे में इतना सोचा नहीं। उसने अंदर हाथ डाला और पोस्ट कार्ड निकाल लिए और जैसे ही उसने पोस्ट कार्ड निकाला तो उसके शरीर में मानो जैसे बिजली दौड़ गई। वो खत किसी ने उसके घर के पते पर लिखे थे। पोस्ट कार्ड हाथों में आते ही रवि ने सबसे पहले देखा कि ये पोस्ट कार्ड काफ़ी पुराना है। फिर रवि ने सोचा कि अगर इतना पुराना पोस्ट कार्ड है
तो शायद उसके घर के किसी पुराने सदस्य का होगा। पता नहीं रवि के दिल में क्या आया कि वो पोस्ट कार्ड पढ़ने लगा। मुश्किल से रवि ने पोस्ट कार्ड के 2 लाइन पढ़े होंगे और उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया ठहर गई। ये पोस्ट कार्ड उसकी बुआ ने लिखे थे, आज से 20 साल पहले लिखे थे, और वो भी अपने भाई को। उनकी इस चिट्ठी से साफ पता चल रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने 20 साल पहले किया था उससे वो शर्मिंदा थी। रवि पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ पाया। उसे पूरी चिट्ठी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। पिछले कई दिनों से जिस चीज़ को वो ढूंढ रहा था एक संदूक के कोने में पड़ी हुई थी। रवि ने फौरन पोस्ट कार्ड को छानना शुरू किया। इसी पोस्ट कार्ड के एक कोने में उसके बुआ जी का पता होना चाहिए। उसकी नज़रें पोस्ट कार्ड को अच्छे से टटोलने लगी। कुछ देर टटोलने के बाद आखिरकार वो जो ढूंढ रहा था उसे मिल गया। जो पता उसने देखा वो उसके शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। वैसे भी लेकिन इससे रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी बुआ का घर देश के दूसरे छोर पर भी होता तो वो वहां पर भी जाता। रवि ने और देर नहीं की। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और उसे जल्दी से अपनी जेब के अंदर डाल लिया। रवि और देर नहीं करना चाहता था। वो फैसला कर चुका था कि कल ही वो अपनी बुआ के घर के सफ़र के लिए निकल जाएगा और आखिरकार ये पता करेगा कि आज उसकी बुआ कैसी ज़िंदगी जी रही है। पोस्ट कार्ड में लिखे हुए उस पते को ढूंढते ढूंढते रवि एक 2 मंजिला पक्के मकान के सामने खड़ा हुआ था। वो मकान यूं तो पुराने दिनों का था, लेकिन उसकी अच्छी खासी हाल ही में मरम्मत हुई थी। उस सफ़ेद मकान की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए रवि के दिल में वही सवाल था जो ये सफ़र तय करते हुए उसके दिल में था कि दरवाज़ा खोलकर अगर किसी ने उससे पूछ लिया कि आखिर वो कौन है तो उसका जवाब क्या होगा। लेकिन रवि अब पीछे नहीं हट सकता था। वो बहुत दूर आ चुका था, बल्कि अपनी मंजिल से वो कुछ ही कदम दूर था। ऐसी हालत में उसके लिए पीछे हटना नामुमकिन था। रवि आखिरकार दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। रवि ने एक बार दरवाज़ा खटखटाया और वो इंतज़ार करने लगा। उसने कदमों की आहट सुनी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो उसके सामने उसका ही एक हम उम्र लड़का खड़ा था। शायद उससे 2-3 साल छोटा ही होगा। उसने कहा, जी, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? जी, क्या ये गौरी कुमार का घर है? हाँ, लेकिन आपको उनसे क्या काम है? जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या मैं पहले अंदर आकर उनसे मिल सकता हूँ? उस लड़के ने बहुत गौर से ऊपर से नीचे तक रवि को देखा, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, आइए, अंदर आइए। वो लड़का रवि को लेकर अंदर चला गया। रवि चारों तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। जब सीढ़ियों से रवि पहली मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि दीवारों में तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें देखकर ही वो बता सकता है कि ये तस्वीरें उसकी बुआ जी की हैं, क्योंकि उसकी बुआ जी का चेहरा उसके पिताजी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। ये तस्वीरें तब की हैं जब उसकी बुआ जी जवान हुआ करती थी। कुछ तस्वीरों में बुआ जी अकेली हैं तो कुछ में उनके साथ उनके बच्चे। इसमें से एक तस्वीर को देखकर तो रवि बिल्कुल बता सकता है कि ये तस्वीर उस लड़के की है
जो इस वक्त उसे रास्ता दिखाकर बुआ जी के पास ले जा रहा है। तो एक तस्वीर बुआ जी की अपने पति के साथ है। आज पहली बार अपने फूफा जी का चेहरा देख रहा था रवि। काफी हंसमुख और शांत किस्म के इंसान मालूम होते हैं। रवि थोड़ी दूर और गया तो उसने देखा कि एक और तस्वीर है जहां बुआ जी इस लड़के के साथ एक और लड़के को अपनी बाहों में जकड़कर बैठी हुई हैं। मालूम होता है ये बुआ का बड़ा बेटा है, थोड़ा सा ज्यादा गंभीर। उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कहती हों। आखिरकार रवि दूसरी मंजिल पे पहुंच गया और वो जैसे ही वहां पहुंचा तो इस लड़के ने कहा, भैया ये माँ से मिलने आए हैं। इस लड़के की बात सुनकर जिसने मुड़कर रवि की तरफ देखा वो उसी इंसान का हम शक्ल है जिसकी तस्वीर अभी कुछ देर पहले रवि ने देखी थी। आप कौन? नमस्ते, मेरा नाम रवि मिश्रा है। मैं विशंभर नाथ मिश्रा का बेटा हूँ। जैसे ही उसने ये बात कही तो उसके सामने जो खड़ा था उसके चेहरे का भाव बदल गया। जब रवि यहाँ आ रहा था तो उसने सोचा था कि जब वो अपनी असलियत अपनी बुआ के घर वालों के सामने लाएगा तो शायद वो लोग नाराज होंगे, शायद उस पर चिल्लाएंगे, उसे बुरा भला कुछ सुनने को भी मिले। लेकिन उसके सामने जो खड़ा था वो पहले तो कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा। फिर उसने कहा, रवि, रवि भैया, आप मामा जी की तरफ से आए हैं? मामा जी? हाँ, यही तो रिश्ता है। उसने कहा, हाँ। आइए, अंदर आइए। रवि के दिल का बोझ उतर गया। ये सब कुछ कितना आसान था। उसे बस अपने घर से एक कदम बाहर बढ़ाना था और उसके रिश्ते बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रवि अपने बुआ के कमरे में पहुंचा उसे एहसास हुआ कि वो बहुत जल्दी खुश हो गया है, क्योंकि अभी उसे बहुत बड़ा झटका लगना बाकी था। रवि ने देखा कि उसकी बुआ जी बेड पर लेटी हुई हैं और उनकी आंखें बंद है। रवि ने सवाल भरी नजरों से उस लड़के की तरफ देखा तो उसने कहा, मेरा नाम विनय है। मैं आपकी बुआ का बड़ा बेटा हूँ। 2 साल हुए हैं। माँ को पैरालिसिस हुआ है। वो उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती। अभी दवाई का असर है, इसीलिए सो रही है। रवि ये नहीं समझ पा रहा था कि वो कहे क्या। जब वो घर से निकला था तो उसे इस बात का डर था कि शायद उसकी बुआ अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसके दिल में उम्मीद की किरण जागी कि वो जिंदा है। जब उसने सोचा ही था कि वो अपनी बुआ से बैठकर बातें करेगा और पुरानी सारे गिले शिकवे दूर कर लेगा, तभी उसे पता चला कि उसकी बुआ जी की ये हालत है। अपने बुआ जी की तरफ वो एक नज़र से देख रहा है। ये देखकर उनका बड़ा बेटा बोला, हमने कभी सोचा नहीं था कि उस तरफ से कोई आएगा। माँ ने हमें सब कुछ बताया था। हमें भी कभी नहीं लगा कि हमें कभी अपने नैनिहाल की तरफ से किसी का चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन कम से कम आप तो आए। आइए, बाहर बैठिए, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर में माँ नींद से उठ जाएंगी, फिर आप उनसे। रवि के पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो बाहर आया। अगले आधे घंटे तक वो नवीन और प्रवीण को अपने यहाँ आने की वजह बताता रहा। साथ में उसने ये भी बताया कि उसे बुआ जी का पता मिला कैसे। उसकी बातें सुनकर नवीन बोला, हाँ, ये बात तो है कि माँ ने मामा जी को चिट्ठी लिखी थी। इन चिट्ठियों का जिक्र पिताजी भी किया करते थे।
लेकिन माँ को एक बात का हमेशा से दुख रहा कि इन चिट्ठियों का माँ को कभी मामा जी की तरफ से जवाब नहीं मिला। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये जवाब आया क्यों नहीं। लेकिन भैया, बुरा मत मानिएगा, आप अब यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि हम पुराने रिश्ते जोड़ सके। रवि ने बिना किसी झिझक के ये बात कही। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में मेरे भाई आए, हमारा काम में हाथ बटाए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रवि ने कहा, मैं बुआ जी से भी इस बारे में बात करूंगा, उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम भाई और बहन के बीच की ये जो दीवार है इसे तोड़े। कैसे भैया? प्रवीण ने पूछा। तुम्हारे घर में लैंडलाइन तो होगा? हाँ। और बुआ जी व्हीलचेयर का इस्तेमाल करके लैंडलाइन तक पहुंच पाएंगी? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, उनके कमरे में ही एक रिसीवर है। बुआ के कमरे में लैंडलाइन होने की खबर ने रवि की आंखों में एक चमक ला दी थी। अब उसे बस थोड़ी देर का इंतजार करना था। बुआ के नींद से उठते ही वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला था। हेलो बाबूजी, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि, कहाँ पर है तू? तूने कहा था दोस्त के घर शादी का कार्ड देने जा रहा हूँ। इतना वक्त लगता है क्या? कब तक आएगा? आ जाऊंगा पिताजी, पहले मैं आपकी किसी से बात करवाना चाहता हूँ। जरा आप एक बार उससे बात कर लीजिए। रवि ने रिसीवर उठाया और वो रिसीवर उसने अपनी बुआ की तरफ किया। उसकी बुआ के हाथ कुछ देर के लिए कांप गए। उन्हें अभी भी संकोच हो रहा था। रवि ने कहा, बुआ जी, जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो मैंने पार कर दी। जो करना है आपको करना है। बुआ जी ने कांपती उंगलियों से रिसीवर को पकड़ा, अपने कान के पास लाई और बोली, हेलो भैया, मैं गौरी बोल रही हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों तरफ सन्नाटा छा गया। विशंभरनाथ जी बिल्कुल चुप हो गए। गौरी ने कहा, अभी भी नाराज हो क्या भैया? 20 साल बीत गए, अब तो माफ कर दो। बस इतना कहना था। रवि ने अपने दोनों भाइयों को आंखों का इशारा किया। अब उन दोनों को इस कमरे से निकल जाना होगा। भाई और बहन के बीच बहुत सालों की बातें जमी हुई हैं। ये बातें वो लोग आपस में खत्म कर लें, यही अच्छा रहेगा। इससे दोनों का दिल हल्का हो जाएगा और उनके रिश्ते में वो तनाव भी खत्म हो जाएगा जिसने 20 सालों से इन दोनों में से किसी को पहला कदम उठाने नहीं दिया। अब तक रवि मुरारी काका के पीसीओ पर था। अपनी बुआ से मिलने के बाद जब वो शिवगंज लौटा तो सबसे पहले वो घर नहीं गया, बल्कि वो मुरारी काका के पीसीओ गया। कैसे उसने मुरारी काका की सलाह सुनने के बाद अपनी बुआ का पता ढूंढ कर निकाला, कैसे वो वहाँ पहुँचा और वहाँ क्या क्या हुआ, ये सारी बातें उसने मुरारी काका को बताई। जब वो मुरारी काका को ये बातें बता रहा था तभी भास्कर आ गया। तो भास्कर को भी पता चला कि आखिर हुआ क्या। भास्कर उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और रवि के चेहरे को देखकर उसे पता चल रहा था कि रवि इन सब बातों से बहुत खुश था। उसे सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि आखिरकार उसने कम से कम अपनी बुआ जी और अपने पिता के बीच की बातचीत शुरू करवाई थी। रवि ने जब सब कुछ बोलना ख़त्म किया
तो वो आखिरकार बोला, वैसे तो सब कुछ ठीक है भैया, बस मुझे एक बात का दुख हमेशा रहेगा। अगर पहले पिताजी और बुआ जी के बीच की दूरी ख़त्म हो जाती तो शायद आज हालात कुछ और होते। बुआ जी और पिताजी के बीच बातचीत इतने सालों तक बंद थी, इसीलिए ना ही उन्हें बुआ जी के पैरालिसिस का पता चला और ना ही फूफा जी के गुजर जाने का। बड़ी अजीब जिंदगी है भैया। हम लोगों से नाराज होते हैं और बड़ी आसानी से रिश्ता तोड़ देते हैं। फिर हम उन लोगों को याद भी करते हैं और उनको याद करके अंदर ही अंदर घुटते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने अभिमान को एक तरफ रखकर उनसे बात करने नहीं जाते। इन सब चीज़ों से मैंने तो एक सीख ली है भैया। अगर मैं कभी किसी से नाराज़ हुआ तो जब नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी तो पहला कदम मैं खुद ही बढ़ाऊँगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक वक्त ऐसा आए कि मैं तो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान ही मुझे खड़ा ना मिले। भास्कर हैरानी से रवि की तरफ देख रहा था। उसके बुआ से उसकी एक मुलाकात ने उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया। मानो इन कुछ घंटों में उसने जिंदगी का सबक सीख लिया। मुरारी काका ने पूछा, तुम्हारी बुआ तो शादी में नहीं आ पाएंगी, तो फिर उनकी तरफ से आएगा कौन? उनके 2 बेटे हैं, वो शादी के 1 हफ्ते पहले ही घर आ जाएंगे और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उन दोनों को बुआ जी के कमरे में ठहराऊंगा। उस कमरे में पहले बुआ जी रहा करती थी, अब उनके बेटे रहेंगे। रवि ने थोड़ी देर और भास्कर से बात की। आखिरकार रवि अपने घर के लिए निकल गया। बहुत रात हो चुकी थी, भास्कर को भी घर लौटना था, लेकिन जाने से पहले वो मुरारी काका से एक सवाल पूछना चाहता था। उसने कहा, काका, अगर बुरा न माने तो आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। उस दिन जब रवि ने कहा कि 20 साल बाद बुआ जी का कमरा खुलवाया गया है, तो मैंने देखा कि आपके चेहरे के भाव बदल गए थे। ऐसा क्यों? ये बात सुनकर आपके अंदर ऐसा कौन सा तूफान उठा था कि आपके चेहरे के भाव ही बदल गए? मुरारी काका थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने भास्कर से पूछा, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, पहले उसका जवाब दो। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारे दिल में ये सवाल नहीं आया कि आखिरकार क्यों 20 सालों तक रवि के पिता ने अपनी ही बहन से कोई रिश्ता नहीं रखा था? भास्कर ने थोड़ा सोचा। ये सवाल उसके दिल में आया तो था, लेकिन रवि की बातों में वो इतना खो गया था कि ये सवाल फिर से उसके दिल में जाग नहीं सका। मुरारी काका ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल हुआ यूं था कि 20 साल पहले रवि की बुआ घर से भाग गई थी। वो जिससे प्यार करती थी वो दूसरी जात का था, इसलिए उसके घर वाले इस शादी के लिए कभी नहीं मानते। ये बात सुनकर भास्कर हैरान रह गया। सिर्फ इस एक वजह से 20 साल तक रवि के पिता ने रवि के बुआ से बात तक नहीं की। मुरारी काका ने कहा, तब ये पीसीओ मेरे पिता चलाया करते थे, मैं उनके साथ काम किया करता था। जिस दिन गौरी भागी उससे एक दिन पहले शाम को उसने हमारे ही पीसीओ से कॉल किया था। ये कॉल उसने किसको किया ये तो हमें पता नहीं था और हमने इस बात पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। ये बात बड़ी है, ये हमें तब पता चली जब अगले दिन गौरी के पिता और उसका बड़ा भाई हमारे पीसीओ आए। उन्हें किसी ने बताया था कि गौरी पीसीओ पर आई थी। तुम समझ सकते हो भास्कर, मेरे दिल पर कितना बड़ा बोझ था।
मेरे सामने शायद गौरी ने अपने प्रेमी से बात की थी। शायद फ़ोन पर ही उसने भागने की योजना बनाई थी और मुझे इस बात की खबर तक नहीं हुई। भास्कर ने एक गहरी सांस ली और कहा, आप तो रजिस्टर ढूंढकर उसका नंबर गौरी के घर वालों को दे सकते थे, फिर आपने ऐसा किया क्यों नहीं? मुरारी काका ने अब आखिरकार सच कहा। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि गौरी अपने मंजिल तक पहुंचे। उसने प्यार किया था भास्कर, और प्यार रंग, रूप, जात ये सब कुछ नहीं देखता। चलो, कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे वैसा करने की वजह से गौरी उसके साथ अपनी ज़िंदगी तो जी पाई जिससे वो प्यार करती थी। मुरारी काका ने लफ्ज़ों में जितना कहा, जितना बयान किया, उससे मुरारी काका के लिए भास्कर के दिल में इज्जत तो बढ़ी, लेकिन साथ साथ जो उन्होंने नहीं कहा उसको महसूस करके भी भास्कर को ये समझ में आ गया कि उस दिन मुरारी काका के चेहरे पे जो दर्द था वो सिर्फ 20 साल पुराने बोझ की वजह से नहीं था। उसकी कहानी कुछ और थी, एक ऐसी कहानी जो शायद मुरारी काका कभी किसी को नहीं बताएंगे। हम जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि रिश्ते बनाने में तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन कभी कभी रिश्तों को तोड़ने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है। आइए मेरे YouTube चैनल एक और पन्ना पर और सुनाइए ये कहानी किसी ऐसे इंसान को जो अभी किसी अपने करीबी इंसान से रूठ कर बैठा है और इस उम्मीद में वो पहला कदम नहीं उठा रहा कि वो इंसान आकर उसे मनाएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को ठीक रात 8 बजे। तब तक खुश रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।